नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज से हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी का लगातार डिमांड चल रहा था कि सर हम लोगों का तो केमिस्ट्री में सारा प्रॉब्लम दूर हो जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है और अभी भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे मेन हम लोग को प्रॉब्लम हो जा रहा था फिज़िक्स में, क्योंकि फ़िज़िक्स का वैसा कोई भी टीचर्स नहीं मिल पा रहा था जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से कंटेंट डिलीवर किया जाए, वहाँ पे बच्चों को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ाया जाए, वो सारे स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करवाया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी के बीच में, आप सभी के रिक्वेस्ट के वजह से मैं आप सभी के बीच में फ़िज़िक्स टीचर्स के रूप में आप सभी के बीच में प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज से मैं फ़िज़िक्स भी साथ साथ पढ़ाता चलूँगा, लेकिन आप सभी को जो वीडियोस मिलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जिस प्रकार से आज आप सभी लोग देख पा रहे हैं। केमिस्ट्री का जब भी क्लासेस होगा वो तो लाइव क्लासेस होगा ही होगा, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं बच पाता है। इसके वजह से ही मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियोस आप सभी के बीच में रखना पड़ रहा है, क्योंकि लाइव क्लास के लिए मुझे फिर उसी प्रकार से शेड्यूल सेट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास उतना फ्री टाइम नहीं बच पा रहा था। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। वो सारे विद्यार्थियों का भी यही प्रॉब्लम था कि सर आप जो केमिस्ट्री का जो क्लासेस लेते हैं रात का 8 बजे, तो उस समय तो हम लोग सारा को फ्री रहते हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट रहते हैं, वो हर एक स्टूडेंट फ्री होते हैं। लेकिन वही सर हम लोग जब दोपहर की बात करेंगे या फिर सुबह की बात करेंगे या फिर हम लोग इवनिंग टाइम की बात करेंगे, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट आते हैं, तो वो उन लोग को अलग अलग समस्याएं हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उन लोगों को शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन लोगों को शाम में क्लास होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा है जिन लोगों को दोपहर में होता है, किसी का सुबह में क्लास होता है। तो इस प्रकार से पूरा शेड्यूल क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस प्रकार से अगर मैं लैब भी आऊँगा तो सारे स्टूडेंट जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे डिसाइड किए हैं कि चलो जो भी वीडियोस आप सभी के बीच में लाया जाएगा वो सारा एक रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया रहेगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाया हुआ रहेगा। जिस प्रकार से आप सभी लोग लाइव वीडियोस में समझ पाते हो, उसी प्रकार से आप सभी लोग इस रिकॉर्डेड वीडियोस में भी समझ पाओगे। और उम्मीद है कि आज का जो सेशन होगा इसमें आप सभी लोग बहुत ही अपना प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, क्योंकि आज के पहले हम लोग कभी भी फिज़िक्स की क्लासेस यहाँ पे डिलीवर नहीं किए हुए थे, लेकिन आज से आप सभी को फिज़िक्स की क्लासेस यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, जो कि उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत बेहतर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस प्रकार से आप सभी लोग मुझे केमिस्ट्री के फील्ड में सपोर्ट किए, जिस प्रकार से अपना प्यार दिए और जिस लगन से, जिस जोश के साथ मैं आप सभी को बीच में केमिस्ट्री पढ़ाया, जिससे इतने बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते आ रहे हैं पिछले 4 वर्षों से, उसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी जोर लगा दूंगा कि आप सभी का फिजिक्स में भी उसी प्रकार से बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए और आप सभी लोग उतना बेहतर तरीक़ा से इस चीज़ों को सीख भी पाओ। ठीक है, तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहा हूँ। आप सभी लोग भी अपना प्यार देते रहिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। ठीक है, आप सभी लोग रिस्पांस जरूर दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आइए आज के जो चैप्टर्स हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो इसे एक अलग नाम से हम लोग जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही 2 चैप्टर में हम लोग को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि पहला जो चैप्टर्स है वो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्लियर है? ये तो पहला चैप्टर इसका बना दिया। दूसरा चैप्टर जो बनता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को क्या है कि 2 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है और ये दोनों का कंबाइन फॉर्म में हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले। तो बहुत जगह तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल करके इसमें दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे इसे पढ़ाया गया है। लेकिन जब हम लोग NCERT बुक की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर। तो अभी हम लोग चार्जेस और उसका फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे तो वहां पे इसका पोटेंशियल वगैरह इस सब का बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेन जो हम लोग को चैप्टर्स का नाम है वो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, और उसका पहला चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। जो भी हम लोग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम तो अभी खैर इसका टॉपिक का नाम दे दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेकिन ये पूरा कंबाइन फॉर्म में कहलाता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं है, ये हम लोग को फिजिक्स का वह ब्रांच होता है। क्या होता है? फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जहां पर हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का चीज़ों के बारे में जहाँ पढ़ा करते हैं वो सारे ब्रांच को हम लोग किस नाम से जाना गया है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक।
ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि जो चार्जेस जो होता है, यहाँ पे मेन मुद्दा हम लोग को चार्जेस के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे जो चार्जेस हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, यहाँ पर चार्जेस को हमेशा स्टैटिक मोड में लिया जाता है, मतलब रेस्ट में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको मूविंग पार्टिकल्स में लिया जाए, ऐसा नहीं, उसको हमेशा लिया जाता है रेस्ट में। तो यही चीज़ हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जो हम लोग को पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें से सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो बस जो हम बताएं वही चीज लिखा हुआ है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charge, electric force, electric field, electric potential when charges is at rest। जब हम लोग को चार्ज रेस्ट पे होता है तो वहाँ पे हम लोग पढ़ा करते थे क्या, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में जहाँ पे पढ़ते हैं, वो फिजिक्स का वो ब्रांच जहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच का नाम बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, मैं आप सभी को पूरा टाइम देते चलूंगा, मैं साइड भी हो जाऊंगा ताकि आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर सको और इससे साथ साथ नोट भी करते हुए चलो, ठीक है। जहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मैं वहां पे ऐड करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। जिस प्रकार से मैं आप सभी को गाइड किया केमिस्ट्री में कि कैसे कैसे आप सभी को नोट्स बनाना है, कैसे आपको स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में भी पढ़ाता चलूंगा, बताता चलूंगा। यहाँ पर भी आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ टॉपिक वाइज हम बताते हुए चलेंगे कि देखो आज तक किस प्रकार का सवाल आप सभी के बीच में पूछा गया। तो आप सभी को अच्छा से नोट्स बनाते हुए चलना है। तो आइए आप सभी लोग टॉपिक का नाम लीजिए, ठीक है। क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक को चर्चा किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच होता है जहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग को चार्ज क्या चीज में रहता है, तो रेस्ट पर होता है। तो आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। क्लियर है, चलो इसे लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे का पॉइंट को बात करते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि आप सभी लोग देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या क्या बातें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो वही सारे चीज़ एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग को पॉइंट है जो पढ़ना है, वो हम लोग को क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, तो सबसे पहले हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, या फिर कभी कभी देखोगे डिफिनेशन में तो लिखा रहता है कि चार्जेस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि वो अंदरूनी बातें होती हैं, वो उस बाहर की बातें नहीं होते, वो अंदर की बातें होते हैं। उसका सिंपल वे में तुम समझो कि फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो क्या करता है, तो चार्जेस एक फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर चार्जेस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो क्या करता है, तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करता है, तो सर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसी फोर्सेस को जो एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो यही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, तो सिंपल वे में इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास अगर रख दिया जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करने लग जाता है, फोर्सेस एक्सपीरियंस करने लग जाता है। वो फोर्सेस दो प्रकार का हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास अगर रख देंगे तो वहाँ पे दो तरह का फोर्सेस जनरेट करता है, एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन। तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली खाली बोल दे रहे हैं कि ये फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा जब इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, तो उस समय ये एक्सपीरियंस करने लगेगा एक फोर्स। अब वो फोर्स दो तरह का होता है, हम लोग को क्या होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस होता है। तो उसकी बात हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपल वे में समझ गए हो, तो उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, या फिर इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। तो ये हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का जो
क्या करता है, तो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। कब? जब उसको प्लेस किया जाता है कहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर यदि चार्जेस जो है वो चार्जेस एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, ठीक है, तो किसी भी मैटर का चार्जेस एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जिसे अगर यदि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, तो वो अपने आप में एक फोर्सेस एक्सपीरियंस करने लग जाता है। इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, चार्जेस बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस बोला जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। ये सारे पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। इसी चलते एक एक बात ध्यान से सुनते चलना, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलना। आते हम लोग इसका छोटा छोटा पॉइंट में। सबसे पहले हम लोग इसका डिनोट किससे किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस तो हम लोग समझ गए सर। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस को किससे हम लोग दिखाएंगे सर, किस चीज से हम लोग समझेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये, जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में भी कि आई, सर आई किसको रिप्रेजेंट करता है, सर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सप्लाई करता है, उसको हम लोग को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। टी किसको बताता है, सर टी तो हम लोग को टाइम को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि सर इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। सर किससे दिखाते हैं, क्यू से। अब यहाँ पर देखो क्यू कभी कभी बड़ा क्यू रहेगा, कभी कभी स्मॉल क्यू रहेगा, लेकिन हम लोग जब भी फिजिक्स में बात करेंगे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग स्मॉल क्यू की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा चार्जेस के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे बहुत ही छोटा चार्जेस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। किससे दिखाया जाता है, क्यू से, कैपिटल से भी स्मॉल से भी, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली स्मॉल का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो क्योंकि छोटा चार्जेस रहता है इसी चलते हम लोग स्मॉल लेटर क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। कहीं अगर बड़ा क्यू भी अगर दिखाते तो तुम घबराना नहीं, ठीक है, हाँ सर घबराएंगे नहीं। चलो तो इसको हम लोग डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल लेटर क्यू से दिखाया जाता है सर। अब यहाँ पे देखो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जैसे तुम लोग देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है जी, एसआई यूनिट सर एम्पियर होता है ही नहीं होता है। उसी प्रकार से टाइम का क्या होता है सर, टाइम का होता है सेकेंड होता है सर, देखा होगा, हाँ सर। मास का क्या होता है सर, केजी होता है सर, सुना होगा, हाँ सर ये सारा कुछ सुने हैं सर। तो उसी प्रकार से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जो क्यू है, वो क्यू का एसआई यूनिट क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। जो हम लोग का एसआई यूनिट होता है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस का, उसे हम लोग कूलम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कूलम से। और ये कूलम को कूलम पूरा नहीं लिखेंगे, बल्कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखें, जैसे एम्पियर, क्या एम्पियर को पूरा लिखते थे, नहीं, कैपिटल ए लिख देते हैं, काम बन जाता है। तो उसका एसआई यूनिट क्या है, कैपिटल लेटर ए है, मतलब एम्पियर है। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम। तो कूलम को कूलम पूरे नहीं लिखेंगे, बल्कि कैपिटल लेटर सी से दिखा देंगे। तो हम लोग को क्या हो जाता है, इसका एसआई यूनिट जो है वो कूलम है, जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं, ठीक है जी। अब उसी प्रकार से तुम लोग भी जानता होगा कि हम लोग देखा है ना जी यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 11th में ही तुम लोग देख करके आया है फिजिक्स में, ठीक है। तो वहां से हम लोग समझ में आया था सर कि किसी भी यूनिट की बात करते हैं तो उसका दो तरह का यूनिट होता है, एक तो सीजीएस होता है, और हम लोग देखते हैं सर क्या चाहिए, उसका एसआई यूनिट देखते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सर यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग लेंथ वगैरह की बात करते हैं किलोमीटर, और उसका सीजीएस यूनिट देखते हो तो मीटर होता है। उसी प्रकार से वजन का देख लेते हो, वेट का, तो उसका क्या होता है, केजी एसआई यूनिट, और वही तुम देखते हो सीजीएस यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, मतलब कि ग्राम होता है। सिर्फ उसी प्रकार से हम लोग को क्या है यहाँ पर कि इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है हम लोग को स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली सवाल पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कूलम होता है भाई। एसआई यूनिट के जगह में बोल देगा सीजीएस यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, हमें क्या बताना पड़ेगा, स्टैट कूलम। क्या बोलना पड़ेगा, स्टैट कूलम। अब ये स्टैट कूलम को ही दूसरा तरीका से और भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं अगर स्टैट कूलम है तब भी मार देना, अगर यदि स्टैट कूलम नहीं लिखा है और अगर वहां पे लिखा हुआ ESU तब भी तुमको टिक करके आना है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सर कि सीजीएस यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो क्या क्या हम लोग को देखने को मिलता है, तो हम लोग को होता है स्टैट कूलम और क्या होता है, ESU होता है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों कुछ भी अगर लिखा हुआ रहे तो समझ जाना वो किसका यूनिट है, तो सर ये सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। आते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे फिर क्लास 11th में हम लोग देखे थे कि कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन कौन स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्या होता है, तो सर वेक्टर हम लोग को ये होता है वेक्टर क्वांटिटी कि कोई भी हम लोग सब्सटेंस की बात कर ले तो उसके एक डायरेक्शन को भी अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका तो मैग्नीट्यूड को तो बात ही कर रहा है, साथ ही साथ उसका अगर डायरेक्शन
डायरेक्शन की भी बात कर रहा है तो वैसे हम लोग क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, तो सर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर का मतलब सर उसका हम लोग को क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और स्केलर क्या होता है, तो स्केलर होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसको किसको रिप्रेजेंट करता है, उसका मास के बारे में बात करता है, उसका क्वांटिटी के बारे में बात करता है, उसका डायरेक्शन वगैरह की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरह का क्वांटिटी है, हम लोग को वेक्टर है या फिर ये हम लोग को वेक्टर है कि स्केलर है। तो हम लोग बोलेंगे सर कि ये हम लोग को क्या है, स्केलर है, इसमें कोई भी किसी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस में किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका मास वगैरह होता है, इसका क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसी चलते जिसमें मास सिर्फ, जिसमें हम लोग को डायरेक्शन नहीं होता उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें मास के साथ साथ उसमें क्या रहे तो डायरेक्शन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर डायरेक्शन किसी में जुड़ गया मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो बताओ ये कैसा हम लोग को होगा, वेक्टर के स्केलर, तो सर इसके पास तो डायरेक्शन होगा नहीं, और डायरेक्शन नहीं होगा तो ये क्या होगा, तो सर ये पक्का पक्की हम लोग को हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो वही चीज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या हम लोग को, ये हम लोग को स्केलर क्वांटिटी है। अब उसी प्रकार से हम लोग सर यूनिट देख लिए सर क्या होता है इसका, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, फिर हम लोग देख लिए सर ये किस प्रकार का क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, ये भी देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि सर जितना भी बार हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग का यूनिट तो आता ही है, साथ ही साथ अगर यूनिट आया सर तो उसका डायमेंशन भी होता है। क्या होता है, डायमेंशन भी होता है, जो क्लास 11th में निकालना सीख गया होगा। तो अब डायमेंशन क्या होगा सर इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो याद कर लेना इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है AT। क्या होता है, AT। अब ये AT कैसे आया, चलो इसे हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ से आता है। तो तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया था कि कितना चार्जेस हम लोग को क्या हो रहा है, पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो हम लोग का I इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, I इज इक्वल टू Q/T। ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा है तुम लोग इलेक्ट्रिक करंट में। अब यहीं से तुम Q बराबर निकाल लो, तो Q बराबर निकालने जाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है I और इंटू में क्या हो जाता है, T हो जाता है। I और इंटू में क्या हो जाता है, T हो जाता है। तो यही Q बताता है इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को, ये बताता है इलेक्ट्रिक करंट और ये बताता है टाइम को। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं सर, इसका निकालते हैं हम लोग डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकलेगा जी, तो इसी का यूनिट वगैरह इस सबसे हम लोग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अरे समझ जाते हो ना। तो उसी प्रकार से हम लोग को क्या है, इसका हम लोग डायमेंशन निकालने जाते हैं सर। तो डायमेंशन जैसे निकालने जाएंगे चार्जेस का, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, I का क्या होगा डायमेंशन, तो सर I का हम लोग को डायमेंशन होता है एम्पियर। क्या हो जाता है, एम्पियर। उसी प्रकार से टाइम का क्या हो जाता है, तो सर टाइम को हम लोग जब दिखाते हैं हम लोग डायमेंशन में, तो इसको हम लोग T से दिखाते हैं। मास के लिए M दिखाते हैं, लेंथ के लिए L दिखाते हैं, और टाइम के लिए T से दिखाते हैं। एम्पियर को क्या दिखा देते हैं, A दिखा देंगे, ठीक है, करंट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो सर ये दोनों को मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के बाद हम लोग को क्या हो गया, तो सर हम लोग जैसे चार्ज का हम लोग डायमेंशन निकालने जा रहे थे, हम लोग को ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, A और इंटू में T। तो ये हो गया हम लोग को उसका क्या चीज़, ये हो गया उसका डायमेंशन सर। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डायमेंशन जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का वो क्या हो जाता है, AT हो जाता है। क्या होता है, AT। अब यहाँ पर जितना भी पॉइंट लिखाया गया है, ये हर एक पॉइंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, चाहे वो उसका यूनिट की बात कर लो। अब उसका डिनोटेड नहीं पूछेगा, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करेंगे सर, उसको क्यू से दिखाते हैं। अब कभी कभी कैपिटल क्यू दिखा देगा, कभी कभी स्मॉल क्यू दिखा देगा, लेकिन इस चैप्टर में अधिकांश जो यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्मॉल चार्जेस मतलब स्मॉल क्यू से दिखाएंगे। क्लियर है, तो इसमें कन्फ्यूजन में पालना, ठीक है। तो यहाँ से तो सवाल नहीं पूछेगा, सवाल यहाँ से पॉइंट से पूछना स्टार्ट कर देता है कि इसका SI यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो हम लोग को क्या होता है, कूलम होता है, जिसे C से दिखाते हैं। इसका CGS यूनिट क्या होता है, तो CGS यूनिट दोनों याद रख लेना है, इसका स्टैट कूलम भी लिखा रहता है या फिर इसका ESU भी लिखा रहेगा, दोनों याद रख लोगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका क्वांटिटी में कि ये किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो सर ये हम लोग को क्या है, स्केलर है। फिर हम लोग चलते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का AT होता है। अब ये AT कहाँ से आया, तो सर इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोग को क्या पता चला कि I बराबर होता था QT, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू T होता है। और यहीं से हम लोग निकालना स्टार्ट किए सर, तो हम लोग को क्या निकल गया, AT निकल गया। तो यहाँ से डायमेंशन हम लोग को पता चल गया, ठीक है। चलो इतना लिख लो, आई थिंक कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, ठीक है। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है।
इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम लोग समझ गए। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस से ही रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट को हम लोग को जानना जरूरी है, जो कि हम लोग डायरेक्टली आगे चल करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूमेरिकल के बेस पे हो, चाहे जब हम लोग थ्योरेटिकली बात करेंगे, उसका जब मैथमेटिकली ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वैल्यूज़ के बारे में हम लोग याद कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज़ के बारे में समझ लेते हैं, जो कि डायरेक्टली हम लोग को ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग को यूज करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग क्या देखें सर, हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को किससे दिखा रहे थे, मतलब उसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट किस में था सर, कूलम में था। उसका जो CGS यूनिट था, CGS यूनिट कितना था, तो सर CGS यूनिट हम लोग को दिया हुआ था, क्या था CGS यूनिट, याद करो सर। CGS यूनिट हम लोग देखे थे स्टैट कूलम, क्या देखे थे, स्टैट कूलम। फिर उसमें एक और बोले थे, क्या था हम लोग को, ESU था सर, क्लियर है, हाँ सर। तो अब हम लोग को क्या होता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहते हैं तो वैल्यू दिया रहेगा, बाय चांस कभी कभी हम लोग को कूलम में, और ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को निकालना किसमें, ESU में। तो उस समय हम लोग को भैया तो डिफिकल्ट फेस करना पड़ जाएगा कि हम लोग को चार्जेस वगैरह दिया था कूलम में, SI यूनिट में, और हम लोग को निकालने के लिए दे रहा है वैल्यूज चार्जेस का, वो है हम लोग को किस में, उसका CGS यूनिट में। कैसे निकाल पाओगे, तो सबसे पहले हम लोग को रिलेशन पता होना चाहिए कि आखिर उसका जो SI यूनिट है और उसका जो CGS यूनिट है, ये दोनों में किस प्रकार का संबंध है। जैसे तुम लोग देखा होगा मास के बारे में, मास जब उसका SI यूनिट देखते हो तो हम लोग kg लिखते थे, और उसका जब CGS यूनिट देखते थे तो ग्राम लिखते थे, अरे यही तो करते थे, हाँ सर। क्या दोनों में रिलेशन कुछ होता था कि दोनों इक्वल होता था, सर दोनों इक्वल तो था नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन था। कैसे बोलता था कि सर 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम, होता था कि नहीं होता था, हाँ सर ये होता है सर। उसी प्रकार से हम लोग वॉल्यूम की बात कर ले, सर 1 लीटर बराबर होता है 1000 लीटर होता था कि नहीं होता था, हाँ सर बिल्कुल होता था वहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें जब हम लोग इसका यूनिट जो था SI यूनिट, उसको किस में ले रहा है, कूलम में, और इसका जब हम लोग CGS यूनिट की बात करें तो स्टैट कूलम या फिर ESU में ले रहे थे। तो अब सवाल ये रहा कि बताओ, कभी जैसे हम लोग ग्राम में दिया रहता तो उसको kg में बदलना होता था, कैसे करते थे सर, उसका रिलेशन पता रहता था तो आराम से कर लेते थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग ESU वगैरह में दिया रहे, इलेक्ट्रोस्टैट में दिया रहे, मतलब स्टैट कूलम में दिया रहे, तब हम लोग उसको कूलम में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, तो उसके बीच में जो संबंध है उसे तो जानना पड़ेगा। तो आओ उसके संबंध के बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 1 कूलम बराबर कितना, 1 C बराबर क्या होता है, C मतलब कूलम, जो कूलम क्या बता रहा है, उसका यूनिट को बता रहा है, किसका यूनिट, हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूनिट को बता रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 कूलम बराबर स्टैट कूलम कितना होता है, जैसे हम लोग बोलते थे ना 1 kg बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कूलम और स्टैट कूलम में किस प्रकार का संबंध है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। और तुम लोग को पता है कि स्टैट कूलम को ही हम लोग बोला करते थे ESU, हाँ सर बिल्कुल बोला करते थे, अभी जस्ट पढ़े हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि भैया E वाला तो यही चीज़ हो जाता है, और यही चीज़ तो वैल्यू उसका भी हो जाएगा, चाहे इसको स्टैट कूलम में बोलो चाहे ESU में बोलो, दोनों बात तो सेम ही होता है। तो हम लोग रिलेशन याद रख लेंगे कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या फिर 3 × 10⁹ ESU। तो ये होता है संबंध किसके किसके बीच में, तो चार्जेस का यूनिट का संबंध किस किस चीज़ में, तो SI यूनिट और CGS यूनिट में। SI यूनिट को कूलम में लेते हैं और CGS यूनिट को किस में लेते हैं, स्टैट कूलम और ESU में लेते हैं। तो हो गया हम लोग को, क्या होता है, 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU या फिर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। अब ये चीज़ क्यों याद करवा रहे हैं, इसलिए भैया क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है और पूछता भी है। तो डायरेक्ट बोल देगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना स्टैट कूलम या फिर कितना ESU। अभी तो 1 कूलम का रिलेशन देखा, वो डायरेक्ट बोल देगा इस प्रकार से कि बताओ तुम्हें बताना है इतना के बराबर, कि जब तुम लोग को 3 कूलम है, क्या बोल देगा वो कि तुम्हारे पास चार्जेस है 3 कूलम, तो बताओ 3 कूलम इज इक्वल टू कितना ESU होगा। तो तुम कैसे सॉल्व कर पाओगे, तो भैया सॉल्व करने के लिए तुम्हें रिलेशन तो पता होना चाहिए ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम बराबर इतना होता है, तो बताओ 3 कूलम में कितना होगा, सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 9 × 10⁹ हो जाएगा। तो हम लोग को संबंध पता रहेगा तब तो कैलकुलेट कर पाएंगे, हाँ सर। बाकी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो वहाँ पे अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग समझ गए कि सर उसका जो यूनिट था ना, यूनिट के बीच में किस प्रकार का संबंध है, वो सारा कुछ हम लोग आसानी से समझ पाए कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम या फिर ESU। ठीक है सर, ये चीज़ याद रख लेना, जितना भी पॉइंट हम यहाँ पे लिखा रहे हैं
जितना भी चीज़ हम समझा रहे हैं हर एक चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर इसको छोड़ोगे आगे जाकर पछताओगे, क्योंकि यही सब बेसिक चीज़ें तुम्हें आगे यूज होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बहुत सारा कन्फ्यूजन में है, बहुत सारा परेशान है कि सर हम 11th में पढ़े ही नहीं, सर 11th का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। सर टेंशन मत लो मेरे रहते हुए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जहाँ पे 11th का कॉन्सेप्ट तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा हम हर बार तुम्हें 11th का चीज़ें बता रखेंगे, उसके बाद ही हम 12th का चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तुम लोग माइंड से क्लियर कर दो कि अगर हमारा 11th खराब है तो हम लोग 12th नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल पढ़ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बस उसके लिए तुम लोग रेगुलर रहो, पूरा फोकस्ड रहना मेरे साथ। जो जो काम देते जाएंगे वो हर एक काम को अच्छा तरीक़ा से ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए चलना। जैसे अभी पढ़ाते जा रहे हैं, हर एक चीज़ को अच्छा से ध्यान से सुनो, इसे नोट करो अच्छा से। ठीक है, और इसको बस रिवाइज करना है, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक एक चीज़ तुम्हें क्लास में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि सर इसके यूनिट में किस प्रकार का संबंध होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ चार्जेस के बारे में, कुछ मास के बारे में। जैसे तुम लोग जानता होगा फंडामेंटल यूनिट के बारे में, बेसिक यूनिट के बारे में, बेसिक चार्जेस के बारे में। तो बेसिक चार्जेस हम लोग को क्या होता है सर, हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ये तीनों कहना अच्छा बात नहीं है। जब फिजिक्स के दुनिया में पूरा अच्छा तरीके से तुम लोग देखोगे तो जो फिजिक्स में देखोगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ये जो प्रोटॉन और तुम्हारे पास जो न्यूट्रॉन है ये तुम्हारा फंडामेंटल, या फिर इसको डायरेक्टली अगर तुम बोलोगे ना कि बेसिक चार्जेस क्या होता है, तो बेसिक चार्जेस सिर्फ तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर यदि हम लोग प्रोटॉन की बात कर ले या फिर हम लोग न्यूट्रॉन की बात कर ले, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी डिसोसिएट किया जा सकता है, इसको भी तोड़ा जा सकता है। इसी चलते सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है भैया, सिंपल से तुम बोलोगे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात समझ आ गया। तो कभी भी अगर तुम्हारे सामने सवाल ऐसा रख दिया कि बताओ बेसिक चार्जेस कौन है, तो बेसिक चार्जेस भैया तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन ऐसा फंसाएगा, वो बोल देगा इनमें से कौन है जो बेसिक चार्जेस है, बोल देगा क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दीज। बहुत लोग बुड़बक होता है जाकर के ऑल ऑफ दीज मार के आ जाता है, गलत हो जाएगा। कभी भी सबसे बेसिक मतलब सबसे छोटा जो चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और तोड़ा जा सकता है मेरे भाई, और तोड़ोगे तो उससे भी छोटा आ जाएगा। इसी चलते सबसे छोटा जो वैल्यू है वो किसका है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या है, सबसे बेसिक चार्जेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में फंसा देगा। ठीक है, आते हैं हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। कुछ जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करते हैं चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस में हम लोग को इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है। तो इसके बीच में हम आखिर उसका चार्ज कितना है, उसके पास मास कितना है, क्योंकि जितना भी चार्ज तुम्हारे दुनिया में मिलेगा, कोई भी मैटर का एग्जाम्पल ले लो, अगर उसके पास किसी भी प्रकार का चार्जेस है तो उसके पास अवश्य ही उसके पास मास तो अवेलेबल रहेगा ही। मतलब चार्जेस के साथ साथ उसका मास भी जुड़ा रहता है, चार्जेस के साथ एसोसिएट रहता है उसका मास भी, कुछ ना कुछ तो उसका मास भी होगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की बात कर लो, किसी भी बॉडी की बात कर लो, किसी भी तो मैटर की बात कर लो भैया, अगर उसके पास चार्ज है समझ जाना उसके पास मास भी अवेलेबल है। क्लियर है। हाँ, लेकिन ऐसा अगर बोला जाए कि अगर कहीं पर मास है तो उसके पास चार्जेस है, भैया ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चलते मास से चार्ज नहीं, चार्ज से मास में जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी के पास चार्ज है मतलब समझ जाओ उसके पास मास तो होगा ही होगा। ठीक, क्लियर है। चलो, और ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके पास मास है उसके पास चार्ज होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसी चलते बोल रहे हैं अगर चार्ज है तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, लेकिन मास है उसके पास चार्ज होगा ये कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चलो, तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग पहले ही पढ़े हुए थे, 7 क्लास, 8 क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, यहाँ तक पढ़ा था। अब 12th में भी पढ़ रहे हो। क्या चीज़, देखो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो भैया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसी चलते यहाँ पे लगाते हैं माइनस। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसी चलते इसका साइन कितना है, नेगेटिव है। क्लियर है। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे
तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, तो सर वो हम लोग को हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं चलता है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करा वो हमेशा पॉजिटिव ही लेकर के चलता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट खाली बोल दिया चार्ज बताओ भैया, चार्ज में भैया तुम्हें माइनस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर को बताता है कि वो किस प्रकार का नेचर है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सारे पॉइंट को याद रखना पड़ेगा कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा कूलम क्यों, क्योंकि उसका यूनिट होता है SI यूनिट। अगर बोला जाए कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का सीजीएस में कितना होता है, तो क्या करोगे, इतना को कूलम में दिया हुआ है और इस कूलम को इतना से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा एएसयू में निकल जाएगा, स्टैट कूलम में निकल जाएगा। तो ये सब जब हम लोग बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल की सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फंसाता है, इसी चलते ये भी हम लोग को रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। हाँ सर, तो फिलहाल अभी कूलम वाला याद कर लेते हैं, ये तो याद ही है हम लोग को। अगर बोल देगा जबरदस्ती बताओ कि 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है एएसयू में, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इतना हम लोग को याद है कूलम में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो तुम्हारा स्टैट कूलम में निकल जाएगा, मतलब एएसयू में निकल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ रट लेना है भैया, इसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, जितना चार्ज तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन के पास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास, उतना ही तुम्हारा प्रोटॉन के पास भी होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग रहता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव में होता है और जो तुम्हारा जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो देखो सेम ही मिलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 10⁻⁻19, बशर्ते ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में। तो देखो कितना आसान हो गया, एक को याद करो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो भैया हम लोग को बोला जाएगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन बोलेगा तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हम लोग थर्ड पॉइंट। अब तुम लोग बोलेगा चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, अरे भैया तुम लोग सब जानता है जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्जेस जो होता है न्यूट्रॉन के पास वो जीरो होता है, ठीक है। चलते हम लोग आगे। तो अब चार्जेस के बारे में जानेंगे, सभी का मास के बारे में देखते हैं। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो मास होता है वो मास कितना होता है, तो ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग कितना बोलेंगे, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये चीज़ रिमेंबर कर लेना है, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए सर, चार्ज भी समझ गए, मास भी समझ गए। मास किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है सर, ये हम लोग समझ गए। अब चलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास मास कितना होता है, तो देखो भैया, तो 1.673 इंटू 10⁻⁻27। कभी कभी अगर तुम 1.6 भी लिख करके चल जाओगे तभी तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब दोनों की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों में क्या होता है कि 1.6 बोलोगे तो तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे बड़ा कौन छोटा कौन। तो बड़ा छोटा करने के लिए तुम्हें पूरा वैल्यू याद रखना पड़ेगा। देखो इसका 1.67, इसमें 3 होता है, इसमें 5 होता है। तो बताओ बड़ा कौन है, सर बड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा है कौन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर तीनों में कंपेयर किया जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तुम्हें न्यूट्रॉन दिखाई देता है, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे छोटा जो तुम्हें दिखाई देगा मेरे भाई मास में, वो किसका रहेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो 10 के पावर -31, 10 के पावर 27, 10 के पावर -27, तो ये दोनों तो सेम ही लगभग में है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे जिसका ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे 3 और इसका क्या है 5। तो इसी चलते अगर मास की बात करेंगे तो मास किसका किसका ज़्यादा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा, मास ऑफ प्रोटॉन उससे कम, और सबसे कम किसका होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और कितना कितना वैल्यू है देख लिया सर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, केजी में, ठीक है। हाँ सर, कभी ग्राम में बोलेगा तो 1000 से डिवाइड कर, मतलब इंटू कर देना, तुम्हें बदल जाएगा वहाँ पे। तो जैसे करोगे 31 था, और जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे 10 के पावर 3 से करोगे तुम्हारा हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ तुम्हें आता है कि केजी से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, केजी से ग्राम, ग्राम से केजी, कुछ भी वो फंसा सकता है। तो बच्चे यहीं पे मैनिपुलेट हो जाते हैं और यहीं पे गलती करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमारा स्टूडेंट को गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग समझ गए सर कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, सर हम लोग को था 1.673, 1.673। प्रोटॉन में होता है 3
और वहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रॉन का तो उसमें 5 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन बड़ा होता है। ये चीज़ समझ जाओगे ना, माइंड में सेट हो जाएगा, तो कभी घबराओगे नहीं, ठीक है, फंसोगे नहीं। तो हम लोग को कितना होता है सर, हम लोग देखें यहाँ पर कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो हम लोग बोले 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। आई थिंक कि ये सारा चार्ट तुम्हारे दिमाग में छप चुका होगा, छप चुका है। इतना बार तुम लोगों के सामने रिपीट कर दिए हैं, तुम लोग अगर हमारे साथ साथ मन में भी अगर बोला होगा तो तुम्हें एक चीज़ याद हो गया होगा, अभी 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 हो गया होगा, बाद में तुम्हें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से लगातार मेहनत करोगे, तुम्हें जिस तरह से केमिस्ट्री आसान कर दिए उसी प्रकार से कोशिश करेंगे, फिजिक्स भी हर प्रकार से तुम्हें आसान ही लगे हमेशा, ठीक है। चलो मेरे पे भरोसा रखो, आगे पढ़ते चलो, ठीक है। अब इधर का चार्ट तो समझ में आ गया, चलते हम लोग इधर का बात। अब हम लोग देख रहे थे कुलम कुलम कुलम, अरे देखा ना है कुलम 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 कि सर कुलम हो गया, कुलम हो गया। अगर कभी भी बोल देगा इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कुलम है, क्या बोल देगा कि कोई भी मैटर है इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कुलम है। आखिर ये 1 कुलम होता क्या है? कभी कभी डिफाइन करने के लिए बोल देता है एक नंबर में, एक नंबर का सवाल दे देगा, बोल देगा डिफाइन 1 कुलम चार्ज, तो कैसे करोगे? तो 1 कुलम चार्ज कैसे होता है? तो वैसे भी तुम लोग को भी पता है ना कि चार्ज बराबर कितना होता है, चार्ज बराबर होता है I × T, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से तो हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज निकल जाता है। हाँ सर वही होता है। तो हम लोग क्या समझते हैं इसमें, क्या समझते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस से? तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे सर कि 1 कुलम क्या होता है। तो 1 कुलम इज द चार्ज flowing through a wire in a second if the current is 1 ampere। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 1 कुलम को क्या, कि 1 कुलम हम लोग को क्या होता है, चार्ज होता है जो फ्लो हो रहा है, कितना, जो प्रवाहित हो रहा है वायर में, कितना, 1 सेकेंड में कितना, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट कितना में, 1 सेकेंड में। तो उसमें जितना चार्जेस तुम्हारा फ्लो हो रहा है उस चार्जेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर हम लोग बोलते हैं 1 कुलम चार्ज। कहने का मतलब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कितना, 1 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं 1 सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड में जितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक जो तुम्हारा चार्जेस है वो फ्लो होता है, वही फ्लो होने का जो पावर होता है, उसका जो क्वांटिटी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कुलम चार्ज बोलते हैं। तो 1 कुलम चार्ज कुछ नहीं है, ये बताता है कि कितना चार्जेस फ्लो हो रहा है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं 1 एम्पियर कितना में, तो 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर जब करंट देते हैं तो उतना समय के लिए जितना हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वही कहलाता है 1 कुलम चार्ज। क्या कहलाता है, 1 कुलम चार्ज। तो कभी अगर डिफाइन करने के लिए देगा तो क्या लिख लोगे, क्या लिखोगे, 1 कुलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज, मतलब इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में किसी भी वायर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहा है। यदि करंट कितना दे रहा है, 1 एम्पियर करंट दिया जा रहा है, मतलब 1 एम्पियर करंट को अगर 1 सेकेंड के लिए दिया जा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो जा रहा है उस वायर के थ्रू, वही चार्जेस को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कुलम चार्ज के नाम से जानते हैं। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ सर। अब हम लोग यहाँ पे देखो, जब हम लोग देख लिए चार्ज 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 के बारे में हम लोग समझ गए। अब ये चार्ज का नेचर क्या क्या होता है, तो चार्ज का नेचर 2 तरह का देखने को मिलता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अरे अभी भी तो तुम लोग को दिखा दिए थे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव था सर, प्रोटॉन का सर पॉजिटिव था। तो इसी प्रकार से हम लोग को जब पढ़ा गया था स्टार्टिंग में चार्जेस के बारे में, तो चार्जेस के बारे में जब नेचर डिफाइन किया गया था वहाँ पे हम लोग को किस प्रकार से मिला था, 2 तरह का, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसको खोजा कौन था, पता कौन किया था कि चार्जेस के ऊपर 2 तरह का नेचर पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पाया गया था, ये जो साइंटिस्ट हम लोग को खोजे थे, वो जो पता किए थे, वो थे हम लोग को बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखो आफ्टर वेरियस ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे ऑब्जर्व किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वहाँ से तुम्हारा जो बेंजामिन जो फ्रैंकलिन थे, जो साइंटिस्ट थे, ये हम लोग को क्लासीफाई किए थे नेचर ऑफ चार्जेस के बारे में। वही हम लोग को बताए थे फर्स्ट टाइम कि आखिर जो चार्जेस के ऊपर जो नेचर है वो किस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को 2 तरह का नेचर मिलता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक मिलता है नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट थे, वो हम लोग को बताया नेचर ऑफ चार्जेस के
बारे में कि किस प्रकार का नेचर हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग को कैसा कैसा नेचर मिलता है, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके समझेंगे आखिर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैसे समझेंगे उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होने वाला है, कैसे समझेंगे कि उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होने वाला है। तो हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। फिलहाल जितना लिखा हुआ है उसे अच्छा से आराम से वीडियो को रोको और पूरा लिखना स्टार्ट कर लो। चलो नोट बना लो अच्छे से। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। जैसा कि अभी हम लोग देखे कि नेचर ऑन चार्जेस, कि किस प्रकार का चार्जेस हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब कि किस तरह का नेचर देखने को मिलता है चार्जेस में। तो हम लोग देखें क्या किस तरह दो तरह का नेचर मिलता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आखिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस क्या होता है, समझते हैं एक एक करके। ठीक है, पूरा बेसिक से समझेंगे ताकि कोई भी कमज़ोर बच्चा हो उसे कहीं पर भी दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ें जब तक पता नहीं होगी तो बड़ा बड़ा चीज़ें में जब जैसे हम लोग चलेंगे फोर्सेस वगैरह सब का जब बात करेंगे वहाँ पर ये जब छोटा छोटा चीज़ यूज होगा ना, बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, उस समय टेंशन में आ जाते हैं, यार ये सब क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आया है, ये सब हम लोग पढ़े ही नहीं। तो उस समय तुम लोग को थोड़ा सा के लिए भी घबराहट ना महसूस हो सके, वही चीज़ के लिए हम यहाँ पे मेहनत करवा दे रहे हैं, ताकि अभी अगर बेसिक चीज़ पता हो जाएगा तो आगे चल करके कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग को पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज तो जैसे कि तुम लोग को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कोई भी मैटर के बारे में। जैसे मान के चलो कोई भी एटम हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी एटम के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, जैसे बचपन से तुम लोग पढ़ता आ रहा है। जैसे मान के चलो हम लोग कोई भी बात कर लेते हैं। चलो मान के चलो ये हमारे पास सोडियम है। क्या है, सोडियम। तुम लोग को पता होगा कि कोई भी एटम होता है तो उस एटम के पास हम लोग जैसे देखते हैं कोई भी एटम के बारे में जब जिक्र करते थे तो कौन से इस प्रकार से देखता था कि सर उसके बीच में दिखने को मिलता है हम लोग को न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। और उसी के चारों तरफ हम लोग को क्या रहता है, कक्ष बना रहता है, जिसको हम लोग सेल बोलते थे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो ये जो हम लोग को होता था सर, इसको बोलते थे हम लोग न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूक्लियस। तो बोलता था हम लोग न्यूक्लियस। हाँ सर, बोलते थे हम लोग इसको क्या चीज़, न्यूक्लियस बोलते थे। और ये न्यूक्लियस में ही अवेलेबल होता था हम लोग को प्रोटॉन, और प्लस में कौन होता था, न्यूट्रॉन होता था। और इसके जो साइड में सर जो सेल में होता था वहाँ पे अवेलेबल होते थे इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ठीक है। अब कोई भी एटम की जब बात करते थे वो भी हम लोग न्यूट्रल स्टेट में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अरे कुछ भी बात कर लो, जो न्यूट्रल स्टेट में होता था उसमें कोई भी किसी प्रकार का चार्जेस नहीं होता है, उस समय तुम लोग क्या देखता है। तो सर हम लोग देखते हैं जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं। सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 11। और सर कोई भी एटम के बारे में हम लोग जिक्र करके देख चुके हैं 8 क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास तक हम लोग देख चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तुम लोग पढ़ा था क्लास 11th में भी, तो वहाँ पर भी तुम लोग देखा है केमिस्ट्री में भी कि सर कोई भी एटम होता है उसके पास जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है। मतलब तुम दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी एटम की बात कर लो, वहाँ पे जितना प्रोटॉन होगा ना उतना ही तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होंगे। लेकिन शर्त बस इतना ही है कि वो न्यूट्रल स्टेट में होना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोगों के पास क्या है, एक एटम है जिसका नाम क्या है, सोडियम एटम। अब ये सोडियम एटम के पास अगर तुम लोगों से सवाल पूछा जाए कि बता इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो बोलोगे 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, सर ये भी होता है 11। क्या यही चीज़ हम लोग समझ चाहते हैं? हाँ सर, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसके पास चार्जेस कैसे आना स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी एटम है, ये एटम है, अंदर पे न्यूक्लियस में उसका क्या रहता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता है, उसमें हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जिक्र करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या सर, प्रोटॉन के बारे में जिक्र करना। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, पूरा अंदर में रहता है। अरे भैया, न्यूक्लियस से अगर तुमसे बोला जाए कि बताओ क्या वो आइटम है, आइटम से क्या तुम प्रोटॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, निकालना संभव नहीं है। अगर यदि तुम छेड़छाड़ करने गया प्रोटॉन के साथ, अगर प्रोटॉन निकालने की पूरा तुम कोशिश कर दिया तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। कैसे? तुम एटम बम तो सुना होगा। हाँ सर, एटम बम तो सुने सर। ये कैसे वर्क करता है? ये सब जो ब्लास्ट होता है ना, इतना जो परमाणु बम, ये सब जो विस्फोट होता है, अरे भाई इसके पीछे क्या वजह होता है? ये सब जो ब्लास्ट होता है वो इसलिए ब्लास्ट हो पाता है क्योंकि वहाँ पे जो डिसोसिएट होता है ना, वहाँ पर जो टूटता है ना, वो कौन टूटता है? इलेक्ट्रॉन। कभी नहीं टूटता है इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर जो टूटता है ना रे भाई, वो टूटता है कौन? प्रोटॉन। प्रोटॉन टूटता है तब तुम्हारा इतना भयानक क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो इसी चलते जीवन में कभी भी तुम अगर निकालने के प्रयास करोगे ना प्रोटॉन, वो इतना आसानी से तुम निकाल नहीं सकते हो। इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन तुम चलते बोलते निकाल दो आराम से। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से अगर थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि निकाल दोगे, नहीं,
इलेक्ट्रॉन को निकाला नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। कभी भी चार्जेस जो होते हैं ना वो चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। एक मैटर से दूसरे मैटर में क्या होते हैं? वो ट्रांसफ़र होते हैं। कोई भी सब्सटेंस तुम ले लिया, सोचोगे ना कि इससे हम इलेक्ट्रॉन को ख़त्म कर दे, ख़त्म नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन तुम निकाल तो रहा है लेकिन किसी में तुमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब कभी भी अगर बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वगैरह का, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास वगैरह हो जाए, चाहे उसका चार्जेस वगैरह हो जाए, भैया ये कभी भी हम लोग को ख़त्म नहीं होता है। जो तुम लोग पढ़ा था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पढ़ोगे भी आगे चल करके। तो चार्जेस को कभी ना तुम क्रिएट कर सकते हो, नहीं चार्जेस को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्जेस को सिर्फ तुम एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो। तुम इसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहीं से हम लोग को चार्जेस आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अभी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब चलो वो सब काम छोड़ो, वो सब आगे भी हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग एटम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो एटम में क्या होता है कि कभी भी प्रोटॉन को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस को तोड़ना इतना आसान बात नहीं होता। अगर उसको तोड़ दिया भैया, ब्लास्ट हो जाओगे, मर जाओगे सीधा। परमाणु बम, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब जो टूटता है ना वो प्रोटॉन टूटता है, न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस ब्लास्ट करता है, तब उतना भयानक होता है। तो इसका मतलब सर कभी भी अगर कोई एटम की बात करेंगे तो अगर उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो प्रोटॉन के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर छेड़छाड़ करना है तो किसके साथ कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे छेड़छाड़ करते हैं? तो तुम लोग क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफ़र वगैरह सब करते हैं, जिससे हम लोग आयनिक के हम लोग को क्या बनता था? कंपाउंड बनता था, आयनिक मॉलिक्यूल बनता था। ये सारा कुछ के बारे में तुम लोग समझा भी होगा। कटायन कैसे बनता, अनायन कैसे बनता है। हाँ सर, अगर वो कोई भी हम लोग को मेटल ले लेते हैं, वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन को खो देगा, किसी दूसरे पास अगर ट्रांसफ़र कर देगा तो उसके ऊपर एगो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की कमी आ गया मतलब वो गरीब हो जाएगा, और गरीब हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसी को बोलते हैं एक गरीब हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब वो एक गरीब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया। दो पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन को खो दिया है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं किसके बारे में? पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे? तो हम लोग सर यहाँ पे समझते हैं कि कोई भी चार्ज जो जनरेट होता है वो किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। कि कभी भी अगर तुम इलेक्ट्रॉन को खोने से या फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से, डोनेट करने से उसके ऊपर जो चार्जेस आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। केमिस्ट्री के सेंस में बोलते हैं कटायन एंड अनायन। अभी बोलोगे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज से हम लोग को अभी काम चलाना है। तो हम लोग क्या होता है पॉजिटिव चार्ज? तो द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग पॉजिटिव से दिखाते हैं, या फिर इसी को दिखाते हैं क्योंकि चार्ज है, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं। अब चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पहले क्या लगा देना है? प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो हम लोग प्लस क्यू से दिखाते हैं, या तो फिर उसी को दिखाते हैं हम लोग पॉजिटिव से या फिर प्लस क्यू से दिखाते हैं। किसको? पॉजिटिव चार्ज को। अब इसको हम लोग समझेंगे कैसे सर कि पॉजिटिव चार्ज कैसे कब आएगा? जैसे कि मान के चलो तुम्हारे सामने है सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर अगर बात करेंगे कि क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो तुम क्या बोलते हो? 11। अब देखो ये 11 की बात करोगे तो ये हम लोग को टूटता है तो क्या होता है सर? ये टूटता है ना तो हम लोग को बन जाता है Na+, और प्लस होने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाता है? खो देता है। तो यहाँ पे होता है क्या से देखो, अभी हम लोग जब देखते हैं ना इसके पास सोडियम के पास, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? तो हम लोग लिखते हैं सर 2, 8, 1। तो टोटल हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 11। और इसके पास क्या है सर? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, एक को रिमूव कर दे रहा है। तो इसके पास बचा कितना सर? इसके पास 10 एक बचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, जितना इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकालेगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज आते जाएगा। तो चार्ज आ गया मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पहले था 11 गो, अब एक को खो दिया कितना बचा? 10 गो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्या चाहिए? 2 और 8। उसी प्रकार से अगर तुम देखोगे आगे चल करके तो तुम किसका बात कर लो? मैग्नीशियम की बात कर लो। अब मैग्नीशियम क्या करता है सर? मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाता है मैग्नीशियम 2+, और ये कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। अब इसके पास तुम कैसे करोगे सर? मैग्नीशियम में इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है 12। कितना होता है? 12। 2, 8, 2। इसके पास कितना बचा? 2 और 8। कैसे सर? 12 था। अरे 12 था तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अब यहाँ पे देखो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना तुम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खो दोगे, जितना तुम वहाँ पे लूज कर दोगे, जितना वहाँ पे रिमूव करोगे। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास 2 को आ जाएगा ऊपर चार्ज। अब तुम
इलेक्ट्रॉन को खो रहा है ना, तो खो रहा है तो उसके पास कमी आ रहा है, और कमी हो रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बताता है गरीबी को, उसका कमी को। तो यहाँ पे इसका चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 और 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका था। तो इसको बोलते हैं हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जनरेट कैसे होता है, तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, तो उस न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद जो उसके पास हम लोग इलेक्ट्रॉन की कमी आता है, तो कमी आने के बाद ही हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कैसे होता है, तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, उससे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देते हैं। रिमूव करवा दिया, उसके पास गरीबी हो गया, गरीबी हो गया तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्जेस के बारे में। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अरे भाई वही नेगेटिव चार्ज किसके द्वारा हम लोग को प्रोड्यूस होगा, तो जब हम लोग किसी भी एटम में या फिर किसी भी मैटर में हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंस में, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे ऐड कर दिया जाए, अगर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को अगर गेन कर रहा है, अभी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन को खो रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन को पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को कोई पा रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी तुम लोग देखो एग्जाम्पल में, अगर तुम लोगों की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसका, क्लोरीन का। ठीक है, क्या चीज़, क्लोरीन का। अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले लेता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, Cl- हो जाता है। Cl- क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या रहा था, उल्टा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खो रहा था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रहा है। कैसे, तुम लोग देखो, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है सर, 2, 8, 7 होता है, मतलब 17 होता था सर। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक और गेन कर रहा है, तो गेन कर लेगा तो इसके पास कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2, 8, 8 हो गया। तो बताओ, होता था 17, हो गया 18। तो कैसे हुआ 18, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो अमीर बन गया, और अमीर बन गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाना। गरीब होगा तो पॉजिटिव चार्ज, अमीर होगा तो नेगेटिव चार्ज। आई थिंक कि इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जनरेट करते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एडिशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर रिमूवल और लॉस के कारण यहाँ पे एडिशन या तो फिर गेन करने से इलेक्ट्रॉन का हम लोग को चार्ज होता है कैसा, नेगेटिव चार्ज। खत्म हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में लिख लो, नेगेटिव चार्जेस के बारे में लिख लो। चलो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। क्या है हम लोग का टॉपिक, तो मेजरमेंट ऑफ चार्ज। जैसे कि अभी तक हम लोग समझे कि सर चार्जेस का नेचर हम लोग पता कर लिए। क्या पता किए कि उसके ऊपर नेगेटिव होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग समझ गए कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। नेगेटिव चार्ज होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम लोग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। फिर हम लोग पॉजिटिव चार्ज क्या देखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे पता चला कि उसके पास इतना चार्ज अवेलेबल है भाई। अरे उसके पास जैसे कोई भी हम लोगों को मैटर है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर कितना चार्ज है ये कैसे पता किया। ठीक है, उसका नेचर पता कर लिया, ये सब आखिर पता कैसे किया कि उसके ऊपर चार्ज इतना है, किस मेथड से पता किया। तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ देता है वहाँ पर कि जो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है ये किसके द्वारा वहाँ पे पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है, जैसे टेम्परेचर कितना है वो कैसे पता किया जाता है, किससे पता किया जाता है, थर्मोमीटर से किया जाता है। नहीं, थर्मामीटर लगाओ तुरंत पता चल जाता है कितना वहाँ पे हीट है, कितना उसके पास टेम्परेचर है, पता चल जाता है। उसी प्रकार से आखिर चार्ज कैसे हम लोग मेजर कर पाते हैं, कैसे पता चलता है उसके ऊपर इतना चार्ज है। तो यहाँ पे देखो, द existence of charge can be observed by a device named as electroscope। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट लगता है, तो उसके लिए जो डिवाइस लगता है उसका नाम क्या बोला जाता है, तो थर्मोमीटर नाम दिया गया है। उसी प्रकार से जिससे हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं, जिससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि उसके पास कितना चार्ज है, ये किसके कौन सा डिवाइस से प्रयोग करने के बाद हम लोग को पता चलता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट की मदद से पता चल पाता है, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक मशीन है, एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग पता कर पाते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्जेस है। तो वही लिखा हुआ है कि टू एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय अ डिवाइस नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये चीज़ आराम से तुम लोग ध्यान रखना, क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ही हम लोग किसी भी चार्ज के बारे में पता कर पाते हैं। क्लियर है कि कितना वहाँ पे चार्ज अवेलेबल है। चलो जी, अब हम लोग चलते हैं आगे, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आखिर ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है। अरे भैया वही
लेन देन कि कटायन कैसे, मतलब कैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो तुम लोग भी समझ गया सर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होने से हम लोग को देखने को मिलता है कि कितना वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो गेन हो रहा हो, चाहे वहाँ से लॉस हो रहा हो। समझ में आ रहा था ना, चाहे उसमें गेन हो रहा है, चाहे उससे हम लोग को रिमूवल हो रहा है, चाहे उससे हम लोग क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग को क्या आ रहा था, उसके पास चार्ज आ रहा था। तो ये जो हम लोग को कॉन्सेप्ट है ना चार्ज का, ये हम लोग को कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट आता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई डोनेट करता है और कोई लेता है, ठीक है। तो जो देता है, जो डोनेट करता है, जो रिमूव करता है अपना इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो वही लिखा हुआ है कंसेप्ट ऑफ चार्ज, द बेसिक कंसेप्ट फॉर द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ देता है यहाँ पे कि आखिर जो बेसिक कंसेप्ट है ना चार्ज का, वो आखिर क्या है। तो सर बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्ज जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे कुछ कुछ ऐड कर देगा आलतू फालतू, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रॉन, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऐसा करके कुछ बोल देगा। तो हमेशा याद रख लेना कि जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो चार्ज है वो हम लोग को क्या होता है, तो सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कि कितना वहां पे लॉस हो रहा है, कितना वहां पे गेन हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि द बेसिक कंसेप्ट फॉर द चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वहां पे लॉस हो रहा है चाहे वहां पर गेन हो रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्जेस। जैसे कि हम तुम लोग को पहले ही बता चुके थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जो चार्ज बता रहे थे, मास बता रहे थे, वहीं पर हम एक कंसेप्ट भी बताए थे कि अगर किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज है तो समझ जाना उसके पास मास भी है। अगर कहीं पर भी उसके पास चार्ज है तो समझ जाना उसके पास मास भी है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे सर, कटायन एंड अनायन, और सॉरी पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। हम लोग केमिस्ट्री का भी टीचर है ना, तो केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को कटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। अभी हम लोग को बस सिर्फ और सिर्फ समझना है कटायन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो बार बार केमिस्ट्री वाला भी यूज हो जाता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग को यहाँ पे क्या समझना है कि पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है सर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है, अब उसमें जो वेरिएशन ऑफ जो मास है वो किस प्रकार से होता है। तो तुम लोग को बोले थे कि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन है उसके पास अवेलेबल भैया, तो उसके पास मास भी है। कितना मास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है सर, तो उसके पास होता है 9.1 × 10⁻³ kg एक इलेक्ट्रॉन के पास। अब बताओ किसी पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, मतलब जिसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन था उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या बोलोगे सर, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुआ। अब बताओ क्या उसके पास मास में किसी तरह का चेंज नहीं हुआ होगा सर, ऑब्वियस सी बात है चेंज हुआ होगा। कैसे सर, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड हुआ होगा, तो इसका मतलब सर उसका मास में तो चेंजेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर बात कर ले कि बताओ सोडियम है तुम्हारे पास, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दे रहे हैं तो वो Na+ बन जाता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, हो गया कितना 10, मतलब उसके पास मास का क्या चेंजेस देखने को मिलेगा सर, उसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन जितना था उससे वो लॉस हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो क्या उसका मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है मास भी फर्क पड़ेगा। मतलब सर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो उसका मास भी ऐड हो रहा है, मतलब उसका मास बढ़ेगा। अगर उससे हम लोग को क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब सर इलेक्ट्रॉन हटा, मतलब उसका मास भी तो हटेगा। हाँ सर अब समझ में आ गया। अगर यदि तुमसे बोला जाए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो बताओ मास क्या होगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस ऑफ मास होगा। और अगर तुम्हें बोला जाए कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलोगे, तो मास का भी एडिशन हो रहा है, ठीक है। रिमूव हो रहा है तो भैया समझ जाओ उसके पास मास भी रिमूव हो रहा है, अगर ऐड हो रहा है तो मतलब मास भी ऐड हो रहा है, क्योंकि सर हर एक चार्जेस के साथ उसका मास भी ऐड होता है। तो वही चीज़ समझ में आ गया तुम लोग को। तो अगर तुमसे सवाल बोल देगा बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है, मास मतलब इसके पास क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी है और इसी का एक पॉजिटिव चार्ज है, तो किस में सबसे ज़्यादा मास देखने को मिलेगा सर, न्यूट्रल वाला में, क्योंकि उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही तुम्हारा प्रोटॉन भी है, मतलब सर इलेक्ट्रॉन जितना था उतना है, पॉजिटिव चार्ज आ गया था मतलब सर इलेक्ट्रॉन उसे खो गया होगा, मतलब इसका मास भी क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। तो ये सब बात अच्छा से समझ जाना। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्जेस। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, जब हम लोग को बॉडी, कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है देन इट्स मास डिक्रीजेस। अभी तो बताएं कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया भैया मतलब उसके पास से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, और लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी जुड़ा हुआ है, तो उसका मास भी तो घट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गायब मतलब उसका मास भी गायब। तो इसका मतलब सर कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एंड व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज
देन इट्स मास इंक्रीजेस। अभी बताए नेगेटिव चार्ज कैसे होता है सर, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने से इलेक्ट्रॉन का उसमें एडिशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है भैया, मतलब उसका चार्ज भी क्या हो रहा है, मतलब उसका मास भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के साथ मास भी आया और मास भी जुड़ गया। अरे भैया तो उसका मास तो बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए किसका, तो वेरिएशन ऑफ मास विथ चार्जेस, कि चार्जेस के साथ मास में किस प्रकार का वेरिएशन होता है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है भैया तो लॉस ऑफ मास होगा, अगर वहाँ पे हम लोग को नेगेटिव चार्ज है तो मतलब वहाँ पे इंक्रीज ऑफ मास होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस एंड व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज देन इट्स मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। खत्म कहानी। तो आज बेसिकली हम लोग इतना ही टॉपिक को पढ़ेंगे। कल के लेक्चर्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो हम लोग चार्जेस ऑफ बॉडी, तो बॉडी को कैसे हम लोग मेथड्स ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे, किसी भी बॉडी को किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। फिर हम लोग कुलम्स लॉ के बारे में देखेंगे, PYQ देखेंगे। तो हम लोग को साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते जाएंगे 2006 से लेकर के 2025 तक। तुम लोग को हम एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे, एक एक तुम लोग से सवाल करवाते जाएंगे। देखो किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, हर एक टॉपिक के साथ तुम लोग को PYQ करवाते चलेंगे। लेकिन आज इतना ही हमें सेशन ले पाएंगे। आप सभी से मैं फीडबैक जानना चाहता हूं कि आप सभी को ये लेक्चर्स कैसे लग रहा है, आप सभी को कॉन्फिडेंस किस प्रकार से बढ़ रहा है, क्या आप सभी को फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। जिस प्रकार से आप सभी को केमिस्ट्री में पूरा मज़ा आ जाता है मेरे साथ पढ़ने में, क्या उसी प्रकार से आप सभी को फिजिक्स भी मज़ा आ रहा है। तो आप सभी लोग मेरे इस वीडियोस में, मेरे इस कंटेंट पे आप किस तरह का रिस्पांस देना चाहते हैं, मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिस्पांस पढ़ूंगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर अपना फीडबैक दें, क्योंकि आज मेरा एक पहला क्लास था जो मैं फिजिक्स का आप सभी के साथ डिलीवर किया। इससे पहले मैं कभी पढ़ाया नहीं था, तो अब मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाता ही था, लेकिन अब बच्चों का डिमांड आ गया कि सर हमें फिजिक्स भी चाहिए सर, और मुझे आप ही से पढ़ना है, क्योंकि आपका हर एक पढ़ाया मुझे अच्छा तरीके से समझ में आता है। आप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डील कर देते हैं, ये भी बता देते हैं कि आगे आने वाले सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड था, लगातार 3 वर्षों से यही डिमांड आ रहा था, लेकिन फाइनली अभी हम पूरा कर पा रहे हैं बच्चों का डिमांड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, ये मेरा पहला वीडियोस है, तो ये पहला वीडियोस में आप सभी को किस तरह का अनुभव हुआ है, आप हर एक अनुभव को मुझसे साझा कीजिएगा, ताकि मैं उस रिस्पॉन्स को पढ़ सकूं, मैं अपने तरफ से एक एनर्जी डेवलप कर सकूं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वहां से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे आगे और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप सभी लोग जरूर से जरूर अपना बहुमूल्य समय दे करके एक कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखने की प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको ये सेशन लगा कैसे, ये मुझे बस जानना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, आगे भी आप सभी को मज़ा आएगा, और जिस प्रकार से केमिस्ट्री में धमाल मचाए उसी प्रकार से फिजिक्स में भी आप धमाल मचाने वाले हो। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से पूरी जोरदार तरीक़े से अपना कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप सभी को रिकॉर्डेड क्लास मिलते रहेगा। ठीक है, जब जब मुझे समय मिलेगा तब तक आप सभी के बीच में यहाँ पे रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर चैनल में नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।